नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज की इस सेशन में हम कक्षा 12 इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि चैप्टर वाइज है। जिस पार्ट से आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर छोटे बड़े जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जो पहला पार्ट है हड़प्पा सभ्यता ईंट मन के और अस्थियां, ये आपके 6 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके एक 3 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर के एक नंबर के छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 6 नंबर के पूरे इस पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। हम इस पार्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में, उन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपके एबीसीडी वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है, कौन सा हड़प्पा स्थल मन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जो मन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जो चौंदडो हड़प्पा स्थल है वो मन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन बी है वो सही होगा। आगे दूसरा है, 1944 में भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन बने? 1944 में जो भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग है उसके डायरेक्टर जनरल आई.एम. व्हीलर बने। इसमें आपके ऑप्शन सी है वो सही होगा। आगे तीसरा प्रश्न है, आद्य शिव मोहर कौन से पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई? जो आद्य शिव मोहर है वो मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। इसमें आपके ऑप्शन सी है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है, कौन से स्थान से बाजरे के दानों के पूरा अवशेष प्राप्त हुए? ऐसा कौन से स्थान है जहां से बाजरे के दाने के अवशेष प्राप्त हुए? जो गुजरात है वहां से बाजरे के दाने के अवशेष प्राप्त हुए। इसमें आपके ऑप्शन सी है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न है, किस पुरातत्ववेत्ता के नेतृत्व में धोलावीरा में उत्खनन प्रारंभ हुआ? जो धोलावीरा पुरातत्व स्थल है वहां पर उत्खनन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? धोलावीरा में उत्खनन है वो आर.एस. विष्ट के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही होगा। छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन किससे बने होते? जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे उनमें जो भवन थे वो किससे बने होते थे? जो भवन है वो पक्की ईंटों से बने होते थे। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण किस पद्धति से किए गए? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सड़कों का निर्माण ग्रिड पद्धति से किए गए, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये आपको ग्रिड पद्धति विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आठवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या है वो 700 थी। इसमें आपके ऑप्शन सी है वो सही होगा। आगे नौवां प्रश्न है, कौन से हड़प्पा पुरातत्व स्थल से एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाने के अवशेष प्राप्त हुए? यानी ऐसा कौन सा स्थान है जहां से ये अवशेष प्राप्त हुआ कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी? जो कालीबंगा स्थल है उससे अवशेष प्राप्त हुआ, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। 10वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के जलाशय के तल में जाने के लिए कौन से भाग में सीढ़ियां बनी हुई? जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार था उसके जलाशय के तल में जाने के लिए सीढ़ियां कौन से भाग में बनी हुई थी? जो सीढ़ियां है वो उत्तरी और दक्षिण दोनों भागों में बनी हुई थी। इसमें आपके ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ये आपके इस पार्ट के 10 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है। इनसे आपकी परीक्षा में पक्का प्रश्न है वो पूछा जाएगा। एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान और एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 3 छोटे एक 3 बड़ा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो अथवा में भी पूछा जाएगा। आगे आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें पहला, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? जो पुरातत्वविद यानी पुरातत्व स्थलों की खोज करने वाले या जो पुरातत्व स्थलों के विद्वान थे वो संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली से निर्मित होते हैं, यानी जो खुदाई में वस्तु प्राप्त हुई जो एक विशिष्ट शैली से निर्मित होती है उनके लिए संस्कृति का प्रयोग करते हैं। और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंधित होते हैं, उनके लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पुरा वस्तुओं के नाम बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पुरा वस्तुएं उसमें मूरे हैं, मनके, बाट और पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों से कौन से अनाजों के अवशेष प्राप्त हुए? जो हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व स्थल है उनसे कौन कौन से अनाज के अवशेष प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व स्थल से गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए, जौ के, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा और चावल, इन अनाजों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे चौथा प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों से मिली हड्डियों के आधार पर मवेशी और जंगली जानवरों के नाम बताइए। यानी हड़प्पा स्थल में जो हड्डियां मिली उनके आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि कौन कौन से जानवर वहां रहते थे? इसमें मवेशी है जो भेड़, बकरी, भैंस और सुअर थे, और जंगली जानवर जो वरा यानी सुअर है, हिरण और घड़ियाल, ये प्रमुख जानवर वहां रहते थे। मवेशी यानी जिनको लोग पालते थे, जंगली जानवर जो जंगल में आवारा घूमा करते थे। आगे 5वां प्रश्न है, हड़प्पावासी खेत जोतने के लिए कौन से साधनों का प्रयोग करते? जो हड़प्पावासी है वो खेत जोतने के लिए बैल और हल का प्रयोग करते थे। आगे 6वां प्रश्न है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुए? जो मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप है वो बनवाली, हरियाणा से प्राप्त हुए। आगे 7वां प्रश्न है, कौन से पुरातत्व स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। कई बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? जुते हुए खेत के साक्ष्य वो कालीबंगा, राजस्थान से प्राप्त हुए। 8वां प्रश्न है, हड़प्पा वासियों द्वारा फसल कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों के नाम बताइए। हड़प्पा वासी फसल कटाई के लिए कौन कौन से औजार प्रयुक्त करते थे? लकड़ी के हथों पर बैठाए गए पत्थर के फलक और धातु के औजार प्रयोग करते थे। 9वां प्रश्न है, उन दो
स्थलों के नाम बताए जिनके आधार पर पुरातत्व ये मानते हैं कि हड़प्पा लोगों द्वारा कृषि के लिए जल है वो संचय किया जाता था। यानी ऐसे कौन से 2 स्थान है जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा लोग कृषि के लिए जल का संचय या जल को इकट्ठा करते थे। इसमें पहला है नहर के अवशेष प्राप्त हुए जो अफगानिस्तान में शोरटुगई स्थान है, वहां से नहर के अवशेष प्राप्त हुए, और जलाशय के अवशेष है वो गुजरात में धोलावीरा से प्राप्त हुए। इन 2 पुरातत्व स्थलों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा लोग है वो कृषि के लिए जल इकट्ठा करते थे। 10वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन क्या था? अनाज पीसने का एकमात्र साधन अवतल चक्कियां थी। आगे 11वां प्रश्न है किन्हीं 2 आरंभिक हड़प्पा संस्कृति स्थलों के नाम बताइए। जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति स्थल है वो आम्रनाल और कोट दीजिए। 12 किन्हीं 2 विकसित हड़प्पा पुरा स्थलों के नाम बताइए। यानी हड़प्पा के ऐसे कौन से 2 पुरातत्व स्थल है जो पूर्ण रूप से विकसित थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो पूर्ण रूप से विकसित थे। 13वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा है 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के द्वारा की गई। आगे 14वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु हड़प्पाई मुहर है जो सेल खड़ी नामक पत्थर से निर्मित है। यह सभी में अलग है, अद्भुत है, इसलिए इसको विशिष्ट नाम दिया गया। ये हड़प्पाई मुहर है वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। 15 प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? या भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल भी थे। आगे 16 प्रश्न है अवतल चक्कियां हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई? जो अवतल चक्कियां हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। 17 प्रश्न है शंख से वस्तु बनाने के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। जहां शंख से वस्तु बनाई जाती नागेश्वर और बालाकोट में वो शंख से वस्तु बनाने का कार्य किया जाता था। 18 प्रश्न है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कितना समय किया गया? जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य है वो परिपक्व हड़प्पा काल माना जाता है। 19 प्रश्न है कौन से हड़प्पाई स्थलों में पूरी बस्ती है वो किलेबंद थी? जो धोलावीरा और लोथल गुजरात के 2 पुरातत्व स्थल है वहां पर जो पूरी बस्ती है वो किलेबंद थी। आगे 20 प्रश्न है मन के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? मन के निर्माण में वो कार्नेलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलकड़ी और तांबा, कांसा और सोने का प्रयोग किया जाता है। 21वां प्रश्न है हड़प्पाकालीन भवनों में भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियों की अनुपस्थिति किस बात की ओर इशारा करती है? यानी जो हड़प्पाकालीन भवन बने उसमें जो भूमि के तल पर दीवारें बनी उसमें खिड़कियां नहीं पाई जाती, इसे क्या अंदाजा लगाया जाता है? इसे यह अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पाई लोगों द्वारा अपनी एकांतता को महत्व दिया जाता है, वह एकांत में रहना चाहते हैं, इसलिए जो दीवार भूमि के तल पर दीवार होती है उसमें खिड़कियां नहीं रखते थे। आगे 22वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो की ऐसी सार्वजनिक संस्थाएं कौन सी है जिसका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होता है? यानी ऐसी कौन सी सार्वजनिक संरचना है जिसका प्रयोग पब्लिक या सभी लोग करते थे? जो माल गोदाम और विशाल स्नानागार है उसका प्रयोग सभी लोग करते थे। आगे 23वां प्रश्न है फोयोंस क्या है? फोयोंस घिसी हुई रेत और बालू रंग चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाए गए पदार्थ जिनसे कीमती छोटे पात्र बनाए जाते थे उसे फोयोंस कहा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है कि घिसी हुई रेत या बालू जो रंग और चिपचिप पदार्थ का मिश्रण होता है उसे जो छोटे पात्र बनाए जाते हैं उसे फोयोंस कहा जाता था। आगे 24वां प्रश्न है पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्ती कौन सी थी? यानी शिल्प उत्पादन में लगी हुई बस्ती कौन सी थी? जो चौंदड़ो बस्ती है वो शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। 25वें मनकों में छेद करने के उपकरण कहां से मिले? मनकों में छेद करने के उपकरण है वो चौंदड़ो, लोथल और धोलावीरा से मिले। 26वां प्रश्न है लाजवर्द मणि का सबसे अच्छा स्रोत क्या था? जो लाजवर्द मणि है उसका सबसे अच्छा स्रोत सुदूर अफगानिस्तान में जो शोरटुगई के निकट स्थल था वो था। 27वां प्रश्न है कार्नेलियन कहां से प्राप्त किया जाता है? जो कार्नेलियन है वो गुजरात के बड़ौच में स्थित लोथल से प्राप्त किया जाता है। आपको यह भी ध्यान में रखना जो लोथल पुरातत्व स्थल है वो गुजरात के बड़ौच में स्थित है और वहां से कार्नेलियन प्राप्त किया जाता था जो मन के निर्माण में प्रयुक्त होता था। आगे 28वां प्रश्न है हड़प्पा काल में मोहर निर्माण हेतु सेल खड़ी कहां से प्राप्त की जाती? जो सेल खड़ी जिसे हड़प्पाई मोहर बनती थी सेल खड़ी है वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से प्राप्त की जाती थी। 29वां प्रश्न है तांबे की असाधारण संपदा कहां से मिली? जो तांबे की असाधारण संपदा है वो गणेश्वर जोधपुरा जो खेतड़ी क्षेत्र है वहां से मिली। खेतड़ी क्षेत्र है राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, वहां से तांबे की असाधारण संपदा प्राप्त हुई है। 30वां प्रश्न है हड़प्पावासी तांबा कहां से प्राप्त करते हैं? जो हड़प्पावासी तांबा है वो खेतड़ी क्षेत्र के गणेश्वर जोधपुरा से और अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से प्राप्त करते थे। यानी 2 स्थलों से प्राप्त करते। पहला स्तर खेतड़ी क्षेत्र जिसमें गणेश्वर और जोधपुरा 2 स्थान प्रसिद्ध थे और दूसरा अरब प्रायद्वीप का ओमान क्षेत्र। 31वां प्रश्न है मेसोपोटामिया के लेखों में मगान का उल्लेख किसके लिए? मेसोपोटामिया लेखों में जो मगान है उसका उल्लेख ओमान के लिए तांबे के एक स्रोत के संदर्भ में हुआ है। 32वां प्रश्न है मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? जो मेसोपोटामिया लेख है उसमें दिलमुन शब्द है वो बहरीन द्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है।
33वां प्रश्न, मेसोपोटामी लेखों में मेलुआ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? मेलुआ है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ। यह अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के लेखों में किस शब्द का प्रयोग हुआ? मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ होता है नाविकों का देश। आगे 34वां प्रश्न है, पुरातत्वविदों के अनुसार मेलुआ का आजा पक्षी क्या था? पुरातत्वविदों के अनुसार जो मेलुआ का आजा पक्षी है वो मोर था। 35वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश किसे कहा गया? नाविकों का देश तो मेलुआ यानी हड़प्पा या सिंधु सभ्यता को कहा गया है। आगे 36वां प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित पुर शब्द का अर्थ क्या? जो ऋग्वेद में उल्लेखित पुर शब्द है उसका अर्थ है प्राचीन किला या गढ़। 37वां प्रश्न है, पुरंदर किसे कहा गया? जो आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को है वो पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया, यानी आर्य जब युद्ध करते थे युद्ध के देवता के रूप में इंद्र को मानते थे, इसलिए इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर यानी जो गढ़ का भी किले का भी विध्वंस कर दे या किले को भी ध्वस्त कर दे। आगे 38वां प्रश्न है, हड़प्पा के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से किस पुरातत्व वेदान खोजी? यानी हड़प्पा के समान जो मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो मिली, ये किस पुरातत्व वेदान खोजी? ये राकलदास बनर्जी ने खोजी थी। 29वां प्रश्न है, खुदाई में एक समान क्षैतिज इकाइयों के बजाय नई तकनीक टिल्ले के स्तर विन्यास का अनुसरण आरंभ किसके द्वारा किए गए? जो खुदाई में एक समान क्षैतिज इकाइयों के बजाय नई तकनीक टिल्ले के स्तर विन्यास जो तकनीक है उसका आरंभ है वो RIM व्हीलर के द्वारा किया गया। 40वां प्रश्न है, वेदियों के साक्ष्य कहां से मिले? जो वेदियां होती है उनके साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से मिले। 41वां प्रश्न है, किन संरचनाओं को अनुष्ठान के महत्व का माना गया? जो मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार है और जो कालीबंगा और लोथल की वेदियां उनको अनुष्ठान के महत्व का माना गया, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते थे। 42वां प्रश्न है, ऋग्वेद का संकलन काल कब माना गया? जो ऋग्वेद का संकलन काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ये आपके अति लघुत्मक अति महत्वपूर्ण 42 प्रश्न है, इनमें से आपके परीक्षा में पक्के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये प्रश्न हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। आगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके 3 नंबर का पूछा जाएगा या तो हम पूछा जाएगा। आपको इस पाठ से 2 प्रश्न दिए होंगे, दोनों में से आपको कोई एक है वो करना है। इसका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। ये 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखी। आपको ये 4 बिंदु दिए गए, 4 में से आपको किसी 2 पर टिप्पणी लिखनी। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली, दूसरा गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, तीसरा हड़प्पा लिपि और चौथी बाहट प्रणाली। ये हड़प्पा लिपि और बाहट प्रणाली जल निकास प्रणाली अति महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में हर बार पूछी जाती है। ये छोटे प्रश्नों में भी पूछी जा सकती है और बड़े प्रश्नों में भी पूछी जाती है। पहला है जल निकास प्रणाली। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता उसकी नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों और गलियों को ग्रिड पत्ती से बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है पहले नालियों के साथ गलियों या सड़कों को बनाया गया था। उसके बगल में आवासों को निर्माण किया गया था। आवासों को गली की नालियों से जोड़ा गया। घरों की नालियां पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी और गंदा पानी है वो गली की नालियों में बह जाता था। दूसरा है इसमें गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्व वेदा ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से पुकारा। इस संस्कृति के विशिष्ट मड भांड हड़प्पाई मड भांडों से भिन्न और यहाँ तांबे की वस्तुओं की विपुल संपदा मिली। जो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है वो राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में जो झुंझुनू जिले से संबंधित है। यहाँ तांबे की वस्तुओं की विपुल संपदा मिली है। राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता के लोग है वो तांबा आयात करते थे, यानी तांबा ले जाते थे। आगे तीसरा हड़प्पा लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए इसे रहस्यमयी लिपि को भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश अभिलेख और संक्षिप्त है और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कोई निश्चित वर्णमाला नहीं थी। इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के मध्य। ये लिपि है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, लेकिन जो हमारी हिंदी भाषा है देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। आगे चौथा है बाहट प्रणाली। बाहट प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता बाहट एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। ये बाहट चरट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाहट थे वो चरट पत्थर से बनाए जाते हैं। सामान्यतः ये किसी प्रकार के निशान से रहित और घन आकार के होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड है वो द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक है, जबकि ऊपरी मानदंड है वो दशमलव प्रणाली के अनुसार भी थे। ये आपके पहला प्रश्न है, इनमें से आपको कोई 2 का उत्तर है वो देना है। आगे दूसरा प्रश्न है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे? यानी आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विदेश व्यापार भी होता था और जो सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र है उनके मध्य भी व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति। आंतरिक व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता में आंतरिक व्यापार उन्नत अवस्था में था। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और
कोर्ट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध होता वहां बस्तियां स्थापित की। अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग का जो पत्थर लाजवाब मणि के प्राप्ति स्थल निकट सुदूर अफगानिस्तान में सोरठुबई नामक बस्ती का निर्माण किया। सिंधुवासी कार्निलियन गुजरात के भड़ोस क्षेत्र से, सेलकड़ी पत्थर दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, तांबा राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से आयात करते और सिंधुवासी है वो सोने का आयात दक्षिण भारत से करते। इन क्षेत्र से यदा कदा प्राप्त होने वाले हड़पाई पूरा वस्तु जो आंतरिक व्यापार की पुष्टि करती, यानी जो हड़पाई क्षेत्र है उनके मध्य व्यापार होता था। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुएं ले जाई जाती थी। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क किया विदेशी व्यापार। सिंधुवासियों के अपने समकालीन विदेशी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध भी थे। सिंधुवासी तांबे का आयात खेतड़ी क्षेत्र के अलावा मगान यानी ओमान से भी करते थे। मेसोपोटामिया पुरातत्व स्थलों से प्राप्त हड़पाई, मूर, बाट और मन के विदेशी व्यापार की पुष्टि करते हैं। जो मेसोपोटामिया पुरातत्व स्थल है वहां पर हड़पाई मूरे भी मिली, हड़पाई बाट भी मिले और हड़पाई मन के भी मिले। इसके आधार पर कह सकते हैं कि विदेश व्यापार होता था। प्राचीन मेसोपोटामिया लेखों में हड़प्पा को मेलुआ नाम से संबोधित किए गए, जिसका अर्थ होता है नाविका का देश, और मूरों पर जहाज और नावों का चित्रांकन इस बात की पुष्टि करता है कि हड़प्पा काल में सामुद्रिक व्यापार है वो उन्नत व्यवस्था में था, यानी हड़प्पा काल में जो व्यापार है अधिकतर समुद्री रास्ते से होता था। आगे तीसरा प्रश्न है, मनके निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी मनके का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। मनके का कार्य सिंधु निवासियों के प्रमुख शिल्प कार्यों में से एक था। मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था। सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर सूक्ष्म मनके का निर्माण किया जाता है। और कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग का कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता, फिर बारीकी से सल्प निकालकर अंतिम रूप दिया जाता। घिसाई पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती। महत्वपूर्ण तथ्य समुद्र, लोथल और धोलावीरा से मनके निर्माण के उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए। आगे चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ, उल्लेख कीजिए कोई तीन कारण। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत या समाप्त किन कारणों से। हड़प्पा सभ्यता का अंत के संभावित कारण सिंधु नदी के मार्ग बदलने और जलवायु परिवर्तन से संभवतः हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, यानी सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और जलवायु परिवर्तन हो गई, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई। और सिंधु नदी की बाढ़ के कारण भी हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का अनुमान लगाया जाता है। और नदियों के सूख जाने के कारण रेगिस्तान का प्रसार हुआ, इस कारण भी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। चौथा कारण है, वनों की कटाई के कारण भूमि में नमी की कमी हुई, रेगिस्तान का प्रसार हो गया। सुदृढ़ एकीकरण के अभाव में संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। आपको इन पांचों में से कोई तीन कारण है वो लिखना है। आगे पांचवा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, एक नियोजित शहरी केंद्र। दूसरा, गृह स्थापत्य या अथवा मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, व्याख्या कीजिए। या मोहनजोदड़ो का जो गृह स्थापत्य उसकी कोई तीन विशेषता बतानी, यानी आपको मोहनजोदड़ो जो नियोजित शहरी केंद्र था और गृह स्थापत्य उनकी विशेषता बतानी है। मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मूल्यांकन। हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो में बस्ती दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर। जो मोहनजोदड़ो था उसमें बस्ती दो भागों में बटी हुई थी, एक था दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेर कर निचले शहर से अलग किया जाता, निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया जाता, फिर उसके अनुसार क्रियान्वयन किया जाता। मोहनजोदड़ो में दुर्ग भाग की प्रमुख इमारतें माल गोदाम और विशाल स्नानागार मानी जाती थी। और दूसरे, मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की प्रमुख विशेषता। मोहनजोदड़ो का निचला शहर है वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके भवन पर पक्की ईंटों से बने होते, इनमें से कई आवास एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन गर्म और शुष्क मौसम में खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। मोहनजोदड़ो के घरों में भूमितल तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी, इसका कारण इनके द्वारा एकांत को महत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग और आंगन को नहीं देखा जा सकता था। तीसरा, प्रत्येक घर का ईंटों के फर्श से बना अपना स्नानागार होता, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक घर में ईंटों से बना एक स्नानागार होता और जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की जो मुख्य नाली थी उसे जुड़ी हुई होती थी। आगे छठा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग भाग की प्रमुख संरचनाओं पर प्रकाश डालिए। जो मोहनजोदड़ो का दुर्ग भाग है उसकी प्रमुख संरचनाएं कौन कौन सी थी। मोहनजोदड़ो पुरातत्व के स्थल दुर्ग भाग में हमें जिन संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं उनमें सबसे प्रमुख संरचनाएं माल गोदाम और विशाल स्नानागार है, जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता, जो सभी लोगों के कार्य होते हैं उनके लिए किया जाता। पहला है माल गोदाम। माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए। जो माल गोदाम है उसके निचले हिस्से ईंटों से बने होते हैं, ऊपरी हिस्से वो लकड़ी से बने होते हैं जो नष्ट हो गए।
दूसरा है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार विशाल आंगन में बना एक आयताकार जलाशय। जो विशाल स्नानागार है उसकी आकृति आयताकार है, जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ी बने हुए। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर और जिप्सम के गारे का प्रयोग कर इसे जलबद्ध किया जाता था। इसके तीनों ओर कक्ष बने थे, जिसमें एक बड़ा कुआं था। गलियारे के दोनों ओर चार चार स्नानागार बने थे। संभवतः इस स्नानागार का प्रयोग किसी विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है। यह आपके पहले पाठ के 6 अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, इनमें से आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। ये आपके पहले पार्ट के सभी प्रश्न पूरे, इसमें आपके 6 नंबर के प्रश्न पूरे पूछे जाएंगे। यदि आप इनको याद कर ले तो आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर है वो पक्के हो जाते हैं। आगे हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा अध्याय आपके है वो आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, राजा किसान और किसान। ये भी आपके 6 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके 1-1 नंबर के प्रश्न 4 पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 नंबर के, और 1-1 नंबर के 2 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपके जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी जिसके उत्तर 40 से 50 शब्द में देना, जो परिभाषा से संबंधित होते हैं अधिकतर, उनमें से आपके पूछा जाएगा। इसमें पहला आपके एमसीक्यू प्रश्न है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला था। जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को है वो प्रिंस शेप ने पढ़ा था। दूसरे बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? जो बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथ है उसमें 16 महाजन पदों के उल्लेख मिलता है। तीसरा है, अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा और लिपि कैसी है? जो अशोक के अधिकांश अभिलेख है उनकी भाषा ब्राह्मी और लिपि प्राकृत है। चौथा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? जो अर्थशास्त्र का रचयिता है वो चाणक्य था। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न है, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो मगध था। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगढ़ थी। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान में क्या? नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी की? यानी कौन से राजवंश के राजा थे जिन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर अपनी प्रतिमा लगाई और अपना नाम छापा? जो हिंदी यूनानी शासक है उन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर शासकों की प्रतिमा और नाम लिखा दिया था। आगे 9वां प्रश्न है, कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते? जो कुषाण वंश के शासक थे वो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते। 10वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा था? जो मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है वो तक्षशिला था। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 11वां प्रश्न है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? जो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही होगा। आगे 12वां प्रश्न है, चांदी और तांबे से बने प्राचीनतम सिक्के कौन से? जो चांदी और तांबे से बने प्राचीनतम सिक्के है वो आता है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 13वां प्रश्न है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? सबसे पहले जो सोने के सिक्के है वो कुषाण शासकों ने जारी किए। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही होगा। आगे 14वां प्रश्न है, किस शासक के लिए देवनापिर्य उपाधि का प्रयोग हुआ? यानी किस शासक ने अपने लिए देवनापिर्य उपाधि का प्रयोग किया या उसको देवनापिर्य नाम से जाना जाता? जो सम्राट अशोक है उनके लिए देवनापिर्य उपाधि का प्रयोग हुआ। इसमें आपके ऑप्शन डी है वो सही होगा। आगे 15 प्रश्न है, कलिंग विजय किस शासक ने की थी? कलिंग विजय है वो सम्राट अशोक ने की। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 16वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य यानी मगध की राजधानी बताइए। जो मगध की राजधानी वो पाटलिपुत्र थी। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 17वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 8वां प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां क्या कहलाती है? जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वो जातक कथाएं कहलाती है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 19वां प्रश्न है, हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया, हर्षचरित की रचना किसने की या बाणभट्ट की रचना कौन सी? ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हर्षचरित की रचना है वो बाणभट्ट ने की थी। आगे 20वां प्रश्न है, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ क्या कहलाते? उत्पादक और व्यापारियों के संघ है वो श्रेणी कहलाते थे। 21वां प्रश्न है, कौन से ग्रंथ में यह बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है? यानी किस ग्रंथ में भी यह बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा हमेशा दुखी रहती है और दुख की किस प्रकार रहती है इसका भी वर्णन किया गया। जो गंध तिंदु जातक ग्रंथ है उसमें यह बताया गया है कि कुटिल राजा की प्रजा है वो हमेशा दुखी रहती है। 22वां प्रश्न है, ऐसा राज्य जहाँ कई लोगों का समूह शासन करता तथा उस समय का प्रत्येक व्यक्ति और राजा कहलाता वह किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी जहाँ कई लोगों का समूह और शासन करता और प्रत्येक व्यक्ति और राजा कहलाता था, ये गण और संघ नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 23वां प्रश्न है, जातक कथाओं की भाषा है। जातक कथाएं जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है उनकी भाषा है वो पाली है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। 24वां प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है।
अधिकारी जेम्स प्रीशियम के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जेम्स प्रीशियम ने खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्शी यानी मनो और मुख आकृति वाले राजा का नाम भी लिखा हुआ है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है। इसमें आपके ये तीनों ही सही है। इसमें ऑप्शन डी है वो सही होगा। आगे 26वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व थे उसमें भारतीय इतिहास में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसे आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ है। इसमें आपके ऑप्शन डी है वो सही होगा। आगे 27वां प्रश्न है, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और कितनी उप समितियों का गठन किया था? मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का गठन किया। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही होगा। आगे 28वां प्रश्न है, दक्कन और उससे दक्षिण क्षेत्र में स्थित तमिलकम में किन सरदारों का उद्भव हुआ? दक्कन और उससे दक्षिण में जो स्थित है तमिलकम, उसमें चोल, चेर और पांड्य नामक सरदारों का उद्भव हुआ। इसमें आपके ऑप्शन डी है वो सही होगा। आगे 28वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल कौन सा है? जो आधुनिक भारतीय भाषा में सबसे प्रमुख लिपि है वो ब्राह्मी लिपि, यानी आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयुक्त जो लिपि है वो सबसे लिपियों का मूल है वो ब्राह्मी लिपि, यानी सभी लिपियों की जड़ ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। आगे 30वां प्रश्न है, पश्चिमोत्तर अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी? जो पश्चिमोत्तर अभिलेख है उसमें खरोष्टी लिपि का अधिक प्रयोग हुआ है। आगे आपके अति लघुत्मक और रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। इसमें पहला है, खालसा के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह है वो शासन करता था। जो गण और संघ नाम से प्रसिद्ध समूह था वो राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता, इसके सभी सदस्य वो स्वयं को राजा मानते थे। आगे दूसरा, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध है वो किससे संबंधित? जो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध है वो गणों से संबंधित थे। तीसरा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना शुरू की? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। आगे चौथा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का शासन पश्चिमोत्तर तक फैला था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य था और इसका शासन है वो पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। आगे 5वां प्रश्न है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने खालसा नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने वो धम्मामात नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। छठा प्रश्न है, शिल्पाधिकारम खालसा। शिल्पाधिकारम क्या है? शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है। आगे 7वां प्रश्न है, कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां कहां लगाई गई थी? जो कुषाण शासक है उनकी विशालकाय मूर्तियां उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट में लगाई गई थी। आगे 8वां प्रश्न है, कुषाण शासकों को प्रेरित करने वाले चीनी शासक स्वयं को क्या कहते हैं? जो कुषाण शासकों को प्रेरित करने वाले चीनी शासक थे वो स्वयं को सौरभ पुत्र कहते थे। आगे 9वां प्रश्न है, गुप्त शासकों को इतिहास किन स्रोतों की सहायता से लिखा गया? जो गुप्त शासक है उनका इतिहास है वो साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों और कवियों द्वारा अपनी राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियों की सहायता से लिखा गया है। आगे 10वां प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख खालसा के नाम से प्रसिद्ध है। जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। 11वां प्रश्न है, हरिसेन कौन था? हरिसेन है वो समुद्रगुप्त का राजकवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो संस्कृत भाषा में की। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने की। ये इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्रसिद्ध है और ये समुद्रगुप्त का राजकवि था। आगे 12वां प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण है वो शक शासक रुद्रदामन ने करवाया था। 13वां प्रश्न है, किसान खास तौर पर त्रस्त यानी परेशान क्यों रहते थे? क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े करों या बड़े बड़े टैक्स की मांग करते थे, इस कारण किसान है वो परेशान रहते थे। आगे 14वां प्रश्न है, पाली भाषा में गणपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पाली भाषा में जो गणपति शब्द है उसका प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। 15वां प्रश्न है, आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव के किन वर्गों का उल्लेख है? जो आरंभिक तमिल संगम साहित्य है उसमें गांव के वेलार यानी बड़े जमींदार, उलवार यानी हलवा और दास अनिमई जैसे वर्गों का उल्लेख है। 16वां प्रश्न है, मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ जिसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा के बीच में लिखा गया। यह आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है जिसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा तक लिखा गया। आगे 17वां प्रश्न है, जातकताओं के अनुसार करों से बचने के लिए जनता क्या उपाय करती थी? जातकताओं के अनुसार करों से बचने के लिए एक उपाय जनता जंगल की ओर भाग जाती थी। 18वां प्रश्न है, भूमिदान क्या था? वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मण को दिए गए दान है वो भूमिदान कहलाते। 16 प्रभावती गुप्ता कौन थी? प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिसने अपनी पति की मृत्यु के बाद शासन किया था। जो प्रभावती गुप्ता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और अपने पति के निधन के बाद उसने शासन किया था। 20वां प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक है वो हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट थे।
21वां प्रश्न है, किन लोगों पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था? जो पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घूमकर और एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोगों पर अधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण नहीं था। 22वां प्रश्न है, उत्तरी कर्षण मार्जित पात्र किसे कहे गए? जो उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां जिन पर चमकदार कली चढ़ी उन्हें उत्तरी कर्षण मार्जित पात्र कहा गया है। 23वां प्रश्न है, श्रेणी क्या थी? श्रेणी जो उत्पादक और व्यापारी होते हैं उनके संघ को श्रेणी कहा जाता था। 24वां प्रश्न है, मस्तुवन, सत्यवा और सेठी कौन थे? मस्तुवन, सत्यवा और सेठी बड़े सफल और धनी व्यापारी थे। 25वें, सबसे पहले कौन से सिक्के प्रयोग में लाए गए? सबसे पहले चांदी और तांबे के जो 8 सिक्के थे वो प्रयोग में लाए गए। अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में खालसा ने भी अपने सिक्के जारी किए। जो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र है उसमें योद्धे कबायली गणराज्यों ने भी अपने सिक्के जारी किए। प्राचीनतम अभिलेख वस्तु थे खालसा में थे, जो प्राचीन अभिलेख वस्तु थे प्राकृत भाषा में थे। अगला 28वां प्रश्न है, पट्टवेद कौन थे और इनकी नियुक्ति किसने प्रारंभ की? पट्टवेद सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त लोगों के समाचार राजा तक पहुंचाने वाले जो संवाददाता थे वो पट्टवेद थे और इनकी नियुक्ति सम्राट अशोक ने की थी। आगे 29वां प्रश्न है, अशोक के धर्म के सिद्धांत खालसा कहते हैं। अशोक के धर्म के सिद्धांत है वो सरल और सार्वभौमिक थे। 30वां प्रश्न है, प्रभावती गुप्ता द्वारा दंगुन गांव का दान किसे दिए गए? प्रभावती गुप्ता के द्वारा जो दंगुन गांव था उसका दान है वो आचार्य चनाल स्वामी को किए गए। कुटुंबिन कौन होते? कुटुंबिन जो गांव के ग्रस्त और कर सकते उन्हें कुटुंबिन कहा जाता। 32वां प्रश्न है, मौर्यकालीन सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? जो मौर्यकालीन सैनिक और जो प्रशासनिक संगठन है उसके बारे में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। यह चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। आगे आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ये आपके 2-2 नंबर के इस पार्ट के 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इनमें जो भी अति महत्वपूर्ण लघुत्तरात्मक प्रश्न है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें पहला है, मौर्य वंश की जानकारी प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे? मौर्य वंश की जानकारी प्रमुख स्रोत पहला था चंद्रगुप्त के दरबारी विद्वान और यूनानी राजदूत मेगिस्नीज की पुस्तक जो इंडिका है वो मौर्य वंश की जानकारी देती है। दूसरा है चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य या चाणक्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है वो भी मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। तीसरा, अशोक के अभिलेखों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जो जैन और बौद्ध पौराणिक ग्रंथ है उनसे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आगे दूसरा प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका अन्य नाम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख माना जाता है। इसके रचित हर्षण था जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के राजकवि थे और इसकी भाषा संस्कृत है। प्रयाग संस्कृत प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के जीवन, विजय, व्यक्तिगत गुणों, तत्कालीन राजनीतिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। जो प्रयाग प्रशस्ति उसमें समुद्रगुप्त के जीवन के बारे में बताया गया है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई, हरिशेन ने लिखी और इसका अन्य नाम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी है। आगे तीसरा प्रश्न है, अभिलेखों से प्रभावती गुप्ता के भूमिदान किए जाने के बारे में क्या जानकारी मिलती है? प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, परंतु एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रभावती गुप्त है वो भूमि की स्वाभिमानी थी और स्वामिनी थी और उसने भूमि का दान किया था। दंगुन गांव है उसको दान किया था, आचार्य चनाल स्वामी को दान दिया था। आगे चौथा प्रश्न है, हर्षचरित पर टिप्पणी लिखो। ये आपके हर्षचरित और प्रयाग प्रशस्ति इन दोनों में से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाण भट्ट जो लगभग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के राजकवि थे। आगे पांचवा प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख करो। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने कौन कौन से तरीके अपनाए गए? इसके लिए सबसे पहले लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन हुआ। गंगा घाटी में धान की रोपाई प्रारंभ हुई। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरों का निर्माण आरंभ हुआ। आगे छठा प्रश्न है, अभिलेख आज भी इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है, स्पष्ट कीजिए। यह वर्तमान इतिहास लेखन में अभिलेखों की उपादेयता या महत्व क्या है? यानी वर्तमान में अभिलेखों का क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है? अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलाप और विचारों को उल्लेख मिलता है जो उन्हें बनवाते हैं। इसमें राजाओं, क्रियाकलापों, महिला और पुरुष द्वारा धार्मिक संस्थाओं दिए जाने वाले दान का विवरण भी होता है। आगे सातवां प्रश्न है, मगध के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के प्रमुख कारण लिखी। यानी मगध है वो एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना? आपको कोई 2 कारण बताना है। पहला, मगध क्षेत्र में लोहे के खदान है वो सरलता से उपलब्ध थी और लोहे से कृषि उपकरण और हथियार बनाना आसान था, इस कारण मगध शक्तिशाली महाजनपद बना। और दूसरा, मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे। ये हाथी मगध राज्य की सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे, इस कारण भी यह मगध एक शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरा। आगे 8वां प्रश्न है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों और आदर्शों की संहिता प्रस्तुत की वो धम्म कहलाए। अशोक के धम्म के सिद्धांत बहुत ही सरल और स्वाभाविक थे। 9वां प्रश्न है, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी कोई 2 सीमा बताइए। यानी अभिलेखों से प्राप्त जानकारी सीमा क्या होती है? अभिलेख हमेशा केवल उन्हीं व्यक्तियों को विचार करते हैं, व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनाते थे, इस कारण अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अभिलेखों शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी स्थान विशेष या समय से संबंधित ही होते हैं।
आगे 10वां प्रश्न है, हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किस प्रकार किया गया, यानी जो समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषता थी वो कौन कौन सी थी, उसके कौन कौन से गुण थे। यह समुद्रगुप्त एक बहुआयामी प्रतिभा से युक्त महान शासक था, इस कथन की व्याख्या करनी है। इसमें आपके होगा, प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त के लिए लिखा है कि धरती पर उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी उसका कोई कंपटीटर नहीं था। उसके गुण और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष है, साधु भले की समृद्धि और असाधु बुरे के विनाश के कारण है। वे करुणा से भरे हुए, उनके मस्तिष्क की दीक्षा वो दीन दुखियों, वीरण्य और पीड़ितों को उद्धार के लिए की गई। वे देवताओं में कुबेर, धनदेव, वरुण, समुद्रदेव, इंद्र, वर्षा के देवता और यम, मृत्यु देव के समान है, यानी उनको देवता के समान उपाधि दी गई। वे परमात्मा पुरुष है। आगे 11वां प्रश्न है, शक शासक रुद्रमान के अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में क्या विवरण दिया गया। यह आप कैसे कह सकते हैं कि रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। शक शासक रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखा है, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में वर्णन है कि जल द्वार और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, परंतु एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने है वो इस झील को मरम्मत अपने खर्च से कराई, इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। आगे 12वां प्रश्न है, इसमें आपको सुमेलित करने जो प्रमुख महाजनपद है उनकी राजधानी आपको विशेष रूप से ध्यान में होनी चाहिए। यह आपके छोटे प्रश्नों में या सुमेलित में पूछा जा सकता है। जो गांधार महाजनपद था उसकी राजधानी तक्षशिला थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और काशी की राजधानी वाराणसी थी, और मगध की राजधानी है वो राजगीर थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और पांचाल की राजधानी अक्षत थी, और अवंती की राजधानी है वो उज्जैनी थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। आपको यह राजधानी विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। जो काशी की प्राचीन राजधानी वाराणसी थी और मगध की जो राजगीर के बाद दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसका वर्तमान में नाम है वो पटना। ये अपनी। आगे 13वां प्रश्न है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से अस्तित्व में आए अधिकांश महाजनपद है और राजा द्वारा शासित होते, लेकिन कुछ महाजनपदों में गण और संघ के नाम के समूह शासन भी होता। भूमि सहित अनेक शर्तों पर राजा या गण का सामूहिक नियंत्रण होता। प्रत्येक महाजनपद की किलेबंद राजधानी होती, जिसमें सुरक्षा और राज्य कार्य हेतु सेना और व्यवस्थित नौकरशाही होती। उस काल में रचित धर्मशास्त्र के अनुसार राजा क्षत्रिय वंशी होना चाहिए था। अन्य सभी के लिए नियम निर्धारित थे। आर्थिक स्रोत के रूप में राजा किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलते तथा पड़ोसी राज्यों पर भी आक्रमण भी संपत्ति जुटाने के वेद उपाय माना जाता। कुछ महाजनपदों में स्थायी सेनाएं थी, जबकि कुछ राज्य अभी भी कृषक वर्ग से की जाने वाली जो सहायक सेना थी उस पर निर्भर थे। आगे 14 प्रश्न है, अशोक द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधार के बारे में बताइए, यानी अशोक ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अशोक ने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलालेख लगवाकर नागरिकों से संपर्क स्थापित किया। प्रतिवेदकों के माध्यम से जनता की सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था की। अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर धम्म नीति का अनुसरण किया। जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करे और धम्म प्रचार के लिए धम्मामत नामक विशेष अधिकारियों को नियुक्त किए। अपने धम्म के प्रचार के माध्यम से साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया था, यानी उन्होंने युद्ध के बजाय धम्म नीति का पालन किया था। आगे 15 प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में जेम्स प्रिंसेप के शोध कार्यों का योगदान दीजिए। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, जिसने 1838 ईस्वी में अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का आर्थिकला और शिलालेख प्राप्त किए, जिनमें सम्राट अशोक का वर्णन था और बौद्ध ग्रंथों के सर्वाधिक लोकप्रिय शासक अशोक देवाना प्रियदर्शी के साथ उनका संबंध स्थापित किया। उनके शोध कार्य से भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि विद्वानों ने प्रमुख राजवंशों की वंशावली पुनर्रचना के लिए अन्य भाषाओं का अभिलेख और ग्रंथों अध्ययन हेतु इसका उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी तक भारत के इतिहास की राजनीतिक रूपरेखा स्पष्ट होकर हमारे सामने आई थी। आगे 16 प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन आए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया गया। गंगा की घाटी में धान की रोपाई की गई। सिंचाई के लिए कुआं तालाब निर्माण किया गया और पंजाब, राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा, जो इस काल में दृष्टिगोचर होते हैं। उपज बढ़ाने के साधनों पर नियंत्रण कारण बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान अधिक शक्तिशाली हो गए और किसानों पर अधिक नियंत्रण स्थापित हुआ। शासक विभाग ने भूमिदान के द्वारा कृषि के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई थी। अगला 17वां प्रश्न है, आरंभिक इतिहासकारों के लिए मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण था, या मौर्य साम्राज्य का क्या महत्व है, या राष्ट्रवाद नेताओं ने अशोक को प्रेरणा का स्रोत क्यों माना। इतिहासकारों ने जब भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास के एक प्रमुख काल माना गया। इस समय ब्रिटिश भारत के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के इतिहासकारों को प्राचीन भारत में ऐसे साम्राज्य की स्थापना संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियां सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के
प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। अभिलेखों पर लिखे संदेशों से इतिहासकारों को अनुभव हुआ कि अन्य राजाओं का अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली, परिश्रमी और लोक कल्याणकारी शासक था। यही कारण एक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा स्रोत माना। ये आपके दूसरे पार्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आपके एबीसीडी अधिलघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के इस सेशन में हमने वो 6 नंबर के 2 पार्टों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल किया। इनमें से आपकी परीक्षा में पक्का पूछा जाएगी। ये आप 3 से 4 बार जरूर पढ़ना। इसकी आपको पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके। आपको इस सेशन में हमने 2 पार्टों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगले सेशन में हमें वो 2 पार्टों के और अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार हमें वो पूरी 6 क्लासों में आपके पूरे 12 पार्टों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके परीक्षा में मील के पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।